और पटल पर उपस्थित છે આદરણીય પ્રકાશન तिवारी जी जो कि हमेशा उपस्थित रहे और वापी गुजरात पटी के आदरणीय नंदकिशोर जोशी जी उपस्थित છે આપણું સ્વાગત કરનું और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बटी प्रवक्ता पद पर आदरणीय प्रेमा भट्ट जी उपस्थित છે આપણું स्वागत करનું और मुंबई शहर महानगरी माया नगरी बटी उपस्थित છે हमारे रोज एक जनर उपस्थिति रहे चाहे के हो कोई अवसर हो लेकिन आप उपस्थित होने हमेशा आदरणीय तिलकराज जोशी जी और आदरणीय दीदी चंपा जोशी जी तो आप लोग हमेशा अपन कुछ न कुछ अनुभव अपन ज्ञान जो हम तक साझा करता तो एक रीति आपको सबने स्वागत धन्यवाद से और आजकल हम कार्यक्रम विशेष धरा को यात्रा वृत्तांत तो पटल पर उपस्थित है हमारे उमेश पांडे जिला आदरणीय तो यो कार्यक्रम शुरू है वो हमारे प्रकाशन नमस्कार पांडे जी प्रकाशन तिवारी जी अपन अनुभव शुरू करेंगे दूसरा नंबर पर आदरणीय उमेश पांडे जी वाला तो इन प्रकाशन पांडे जी स्वागत है अपन शुरू करो अपन अनुभव क्योंकि यात्रा वृत्तांत में हमें लेखनी के लिए एक यात्रा ही है केवल हमें नहीं लिखना हमें विचार ले फैलनी सरनी एक दूसरे तक साझा नहीं तो यकला एक यात्रा कही जा कलम यात्रा तो आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी अपन विचारधारा बात फिर दूसरा नंबर पर पटल पर उपस्थित आदरणीय उमेश पांडे जी और फिर वापी गुजरात बटी उपस्थित नंद किशोर जोशी जी मैं आप लोगों से अनुरोध करूं कि आप पटल पर बढ़ी रहा और हम लोगों उत्साह बढ़ाते रहा धन्यवाद आदरणीय प्रकाशन तिवारी जी और पटल पर उपस्थित है ओम प्रकाश लारा जी हम अपन स्वागत करनो पटल पर तो आदरणीय नमस्कार होलकिट पटल पर उपस्थित महानुभावों का स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ सभी लोगों को सादर प्रणाम। नमस्कार। आप लोगों ने मुझे इस विद्वान लोगों के सवाल बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सुनिएगा मैं एक यात्रा वृत्तांत नहीं कि एक कविता की कहानी का यात्रा वृत्तांत सुनिएगा। इस जीवन प्रवाह में या कहें जीवन यात्रा वृत्तांत में कभी कभी कोई ऐसा विशेष घटना हो जाती है जहां पर एक विशेष भाव की उत्पत्ति हुई हो उसी को केंद्र मानकर आज मैं आप सभी महानुभावों को यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत ही कविता की यात्रा वृत्तांत सुनाना चाहता हूं। अर्थात मैं आप सभी महानुभावों को अपनी कविता मिट्टी अनमोल के उद्गम के स्थान पर ले जाना चाहता हूं। इस कविता की एक छोटी सी कहानी है। मेरी हर कविता की एक कहानी होती है अर्थात कविता के उद्गम की घटना। मेरी अनुभूत है कि इस जीवन प्रवाह में कभी कभी कोई सोपान ऐसा आता है जब भाव सागर से कोई भाव बिंदु आतुर होकर किसी बिंदु पर स्पष्ट रूप से मुखरने लगता है। वो उद्गम स्थान गंगोत्री और यमुनोत्री की तरह निर्मल निश्चल एवं पवित्र होता है। उसके उद्गम के लिए उपयुक्त वातावरण अर्थात उस भाव के अनुरूप वातावरण स्वच्छ खेत सत्संग बीज के उगने योग्य गहराई एवं एकांत का अंधेरा आवश्यक है। वही एकांत का अंधेरा प्रकाश की ज्योत खोजने लगता है तब अंकुर बीज के आवरण को तोड़कर नई रचना करने लगता है। अब सुनिएगा। एक बार मैं तराई रुद्रपुर में अपने किसी किसान मित्र से मिलने जा रहा था। मैं मोटरसाइकिल में था। राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक महंगी कार के पास कुछ संभ्रांत परिवार के लोग इकट्ठा थे और कुछ बच्चे जोर जोर से रो रहे थे। मानवता के नाते मैं रुका और रोने का कारण पूछा तो उन लोगों ने बताया कि एक ट्रैक्टर वाले ने हमारी कार पर मिट्टी के छींटे डाल दिए और हमारे कपड़ों पर भी मिट्टी कर दिया है। मैंने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि कोई बात नहीं मिट्टी धुल जाएगी। मेरे समझाने पर भी वे लोग इस मिट्टी के कारण अत्यंत दुखी लग रहे थे और इस मिट्टी के कारण अत्यंत क्रोधित भी लग रहे थे। मुझसे बोले आप सहानुभूति क्यों दर्शा रहे हैं? यदि आपको मदद ही करनी है तो उस किसान को खोज कर लाओ जिसने हमारे कपड़ों में मिट्टी के छींटे डाल दिए हैं। मेरे लिए कार्य इतना आसान नहीं था क्योंकि यदि मैं उस किसान को ट्रैक्टर वाला पकड़ भी लेता तो मेरे कहने पर नहीं आता या उसे मैं झगड़ा करना पड़ता खींच के मुझे लाना पड़ता। इतना मेरे पावर भी नहीं थी सामर्थ्य मतलब इतना मुझे अच्छा नहीं लगा करने के लिए तो मौके पर नहीं आता। मैं उसको समझाने में असफल हो गया। मैं उनको समझा रहा था वो मेरी बात को नहीं माने वो लोग। मैं असफल होकर मैं अपने गंतव्य को चले गया। संजोग ऐसा हुआ कि मैं जिस किसान के घर पहुंचा मैं
संयोग से उसको कोई सरदार जी थे, मैंने देखा कि उनके सिर पे से पैरों तक मिट्टी के में सने थे, वो आंखों में काला चश्मा भी लगा रखा था। मैंने उन्हीं से पूछा, गुरुशरण जी कहाँ हैं? कोई बड़े ही उत्साह और आनंद के साथ बोले, मैं ही तो हूँ। जब फिर बोले, मैं धान के लिए करीब 5-6 एकड़ कीचड़ बनाकर आ रहा हूँ। मैंने कहा, भाई आ तो तुम पहचान में नहीं आ रहे हो। उसने मिट्टी में पूरा सने होने के बाद भी उसके उत्साह, मन के संतोष और धान के लिए कीचड़ तैयार करने की खुशी जो उसके चेहरे पर खिलखिला रही थी, वो मुझसे बोले, आप बैठो, मैं नहा कर आता हूँ। थोड़ी देर में वो आए और मैं उनके साथ बैठा। मुझसे बोले, चाय पीनी या लस्सी पीनी है? मैंने कहा, लस्सी पीनी भाई। वो एक बड़े जग में उसका बेटा जो है लस्सी बना के ले आया। मैंने 3-4 गिलास में पी गया, गर्म भी हो रहा था। अच्छा, जब उनसे मैंने उनसे पहला प्रश्न किया कि क्या आपको मिट्टी मैली नहीं लगती है? उन्होंने कहा, यह प्रश्न आप क्यों पूछ रहे हैं? तो मैंने उन्हें रास्ते की घटना बताई। तब उन्होंने शालीनता से जो उत्तर दिया, मैं उसे आज शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया? उन्होंने बहुत शानदार जवाब दिया। मुझे स्वागत। उन्होंने मुझे उत्तर दिया, सर जी आप कैसी बात कर रहे हैं? इस मिट्टी को आप मैली बता रहे हो? यह मिट्टी तो किसान का श्रृंगार है। किसान के आनंद को आप क्या जानो? जब पसीना शरीर पर लगी मिट्टी को धोता हुआ खेतों को छूने लगता है, पसीने के बाद जब पसीना सूख कर ठंडक देता है, उसका जो आनंद आता है, आप उसे क्या जानो? जब आप एसी से बाहर आने में घबरा रहे होते हैं, तब किसान खेतों में पसीना बहा रहा होता है। खेत पीतांबरी लिए हुए सरसों से भरा हो, उन फूलों पर जब भौरे मंडरा रहे हों, क्या आपने उनके सामूहिक गान को सुना? उस गान की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते होंगे। तुमको तो डिब्बा बंद शहद चाहिए, आपने कभी शहद को बनते देखा है क्या? फिर बोले, खलियान अन्न से भरा हो और रात में पुआल के ऊपर सोने के आनंद को आप क्या जानो? राष्ट्रीय राजमार्ग पर गन्ने की भरी टाली के ऊपर बैठकर गन्ने को चूसने के आनंद को आप क्या जानो? आपको तो एसी कमरे के अंदर गिलास में जूस चाहिए और सील्ड पैकेट के अंदर चीनी चाहिए आपको। मटर के खेत में घूमते हुए कच्ची फली तोड़कर खाने के आनंद को आप क्या जानो? गन्ने की भरी टाली जिसे सुबह मिल में देना हो, रात में कतार लगाकर गन्ने की टाली के नीचे सोने के आनंद को आप क्या जानो? शारदी पूर्णिमा की रात को गेहूं के खेत में पानी लगाने के आनंद को आप क्या जानो? मैं रोज सुबह खेत में घूमने जाता हूँ। जब मैं लहराती हुई फसल को देखता हूँ, तो उस फसल को भी साहस बढ़ जाता है और उसको लगता है कि मेरा मालिक आज मुझे देखने आ गया है। उस खेत में कहीं कीड़ा लगा हो, कुछ कहीं घास पड़ी हो, तो उसको मैं निकालता हूँ। भाई कीड़ा लगा होता तो उसी दिन जाके मैं पहले दवा डालता हूँ। और जब मैं खेत में जाता हूँ, तो उस पौधे को लगता है कि मेरा किसान, आज मेरा मालिक मुझे देखने आ गया है, तो उसका साहस बढ़ जाता है। और अंत में जब पवन लहराते हुए फसल की खुशबू को किसान तक पहुंचाती है, खुशबू के आनंद को आप क्या जानो? जब अन्न से घर भर जाता है और पहला पीपा गुरुद्वारे को देने के आनंद को आप क्या जानो? ये आनंद तो किसान के अमूल्य आनंद है। यह मिट्टी तो हमारी माँ है, जननी जन्मभूमि सर्गादपि गरीयसी। यह मिट्टी तो अनमोल है और आप कह रहे हैं कि आपको मिट्टी मैली लगती है। यही मिट्टी तो किसान का चंदन है। क्या आपने इसको कभी सिर्फ मैला देखा? कभी आपने इसे गुणों को जानने का प्रयास किया? तो मैं निरुत्तर था। उनकी इन बातों ने मेरा मन मोह लिया और मेरे अंतःकरण से कविता निकलकर नाद करने लगी। मैंने ये मिट्टी अनमोल कविता लिखी और अगली मीटिंग में आदर पूर्वक मैं सरदार जी को देखे आया। सरदार जी आप बताओ, आपके चरण कहाँ हैं? मैं पहले छूने दो मुझे। तो बोले, नहीं यार मुझे मजाक मत कीजिए जैसे आप। मैंने कहा, कविता तुम्हारे में कविता लिखे, मैंने कविता देके आया उनको, ऋतुपुर में गुरसरण नाम उसका। इस कविता को मैं आज उन किसानों को आदर पूर्वक और सम्मान के साथ समर्पित करना चाहता हूं, जो मेहनत से अन्न पैदा कर इस देश की प्रथम आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। इसका शीर्षक दे रखा मैंने, ये मिट्टी अनमोल। सुनिएगा, धूल व मिट्टी से क्यों व्याकुल, छूले मैले हो जाओगे, तनिक लग जाए बदन पर तो क्या रूप से धूमिल हो जाओगे। धूल व मिट्टी से क्यों व्याकुल, छूले मैले हो जाओगे, तने लग जाए बदन पर तो क्या रूप से धूमिल हो जाओगे। क्यों नफरत इस मिट्टी से, क्या इसके गुण को तुमने जाना।
यह तो चेतन जीवन आधार अवलंब अवन को पहचाना, क्यों नफरत इस मिट्टी से, क्या इसके गुण को तुमने जाना। यह तो चेतन जीवन आधार अवलंब अवन को पहचाना, कृषक का श्रृंगार यह मिट्टी, खुशबू को मैंने पहचाना। इस मिट्टी से प्रेम है मेरा, मिट्टी के गुण को मैंने जाना। मिट्टी चंदन में लिपटा रहता, श्रम पसीना जिसको धोता, अन्न का भंडार भरने वाला है, मन आज किरण लेस होता। मिट्टी चंदन में लिपटा रहता, श्रम पसीना जिसको धोता, अन्न का भंडार भरने वाला है, मन आज किरण लेस होता। पकी फसल लहराती समीर, चेतन चितवन खिलने लगता, पीतांबरी आभा जो महके, मन मयूर वाह खिलने लगता। पकी फसल लहराती समीर, चेतन चितवन खिलने लगता, पीतांबरी आभा जो महके, मन मयूर वाह खिलने लगता। बहती सरिताओं ने लाकर रजकण से ये मैदान बनाए, नव नव बीज उसमें उगते, गुणों का ये संसार सजाए। इस मिट्टी की खुशबू भीनी, बहुतों को इसने पहचाना, देखो कितने रस हैं इसमें, राज किसक ने इसका जाना। इस मिट्टी की खुशबू भीनी, बहुतों ने इसको पहचाना, देखो कितने रस हैं इसमें, राज किसक ने इसका जाना। धान की किस्में होती हजार, बालें पकें छुपाएं जिनको, सबकी खुशबू अपनी अपनी कीचड़ में रोपा है सबको। धान की किस्में होती हजार, बालें पकें झुकावें जिनको, सबकी खुशबू अपनी अपनी कीचड़ में रोपा है सबको। मिट्टी है रस का ही भंडार, हर पुष्प पादप का आधार, मीठा रस गन्ना जो लेता, खट्टा रस नींबू में अपार। मिट्टी है रस का ही भंडार, हर पुष्प पादप का आधार, मीठा रस गन्ना जो लेता, खट्टा रस नींबू में पार। इस मिट्टी की खुशबू भीनी, बहुतों ने इसको पहचाना, देखो कितने रस हैं इसमें, राज किसक ने इसका जाना। इस मिट्टी की खुशबू भीनी, बहुतों ने इसको पहचाना, देखो कितने रस हैं इसमें, राज किसक ने इसका जाना। बीज भरता भंडार अन्न का, फलों का रस स्वाद अपार, फूलों के रंग है निराले, मिट्टी के गुणों का संसार। बीज भरता भंडार अन्न का, फलों का रस स्वाद अपार, फूलों के रंग निराले, मिट्टी है गुणों का संसार। और ये रंग बिरंगे फूल खिले, उन फूलों का भुआदार, लाल हरा पीला ये जितने सब रंगों का भूमि आधार। ये रंग बिरंगे फूल खिले, उन फूलों का भू आधार। स्वागत છે આપણા આદરણીય ઉમેશ ચાંદેજી। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार। पटल में विराजमान सब विद्वजन का प्रणाम करूं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कोई साहित्यकार ना हूं, मैं कोई लेखन नहीं कर, मैं एक स्थानीय स्तर पर रंगकर्मी जरूर रही हूँ। और जो में योग काम मैं जरूर करो, रंगकर्मी अभिनय रूप में मैं काम जरूर करो, मैं कोई लेखनो काम तो यो पटल एक विद्वत्ता उच्च कृपा की इनल वजह मैं थोड़ा थोड़ा लेखन प्रारंभ करो। ये भी पटल देन से आज 1-1.5 साल बटी मैं एम बेटी जुड़ी छू। हमारे मामा एम जोड़ा उनका यार तू जोड़ खाली अच्छा घर में तू यम जुड़। मैं यम जुड़ी थी, हमें तो मगर सब एक से एक विद्वान लोग मिली, उन्हें थोड़ी थोड़ी प्रयास करनी हो, ऐसी कोई विशेष मैं इस नाते में क्षमाचान आपूंगा। और थोड़ा बहुत लेखनो काम जो ना सीखो आप लोगों ने बीच में ही सीखो। हाँ, एक यात्रा वृत्तांत तो जरूर आपको सुनूं। मैं सन 76 में
और बहुत मतलब ये बतौर एक बोले सुनो इच्छा करने कि उत्तरांचल तो बहुत बनी नहीं थी, उत्तर प्रदेश थी और सब, लेकिन पर्वतीय भूमि देवभूमि कतु इज्जत थी भैर हमर उदिन देखो। तो 76 में मैं वर्कर एजुकेशन एक ट्रेनिंग सेंटर थी हमर बरेल में, उके केंद्र द्वारा उके संचालित की जाची, उमें श्रमिक शिक्षा उमें दी जाची कि लेबर लॉज कशी के हूँ कशी आप तालाबंदी में के करला उमें के करला इस पूरी उमें वो पढ़ाई होती। तो उमें 2.5 महीना की ट्रेनिंग थी और 15 दिनों टूर हुई शैक्षणिक भ्रमण। तो शैक्षणिक भ्रमण अधिकांश उमें 3-4 उन्हें रोड बने रखी, तो लोग सबन में ज्यादा वो 4,900 कुछ किलोमीटर गोवा वाला टूर उगे पसंद करछी लोग। तो इस सब कोई यात्रा में हम ले गया एक बार बरेल में भी ट्रेनिंग है हमारे 2.5 महीने बड़ सुंदर उमें वाले लोकल एक्सकर्शन करूँ छी हमन के हम फैक्ट्री में उमें उमें हमन के घूमू छी। और भी बाद हमारे टूर और टाइम आ फिर मैं ले रोडवेज में नौकरी करी शुरुआत सन 72 बटी 1972 बटी। तो भी बाद हमारे 76 में यो प्रोग्राम हमारे यहाँ विदेश में तो वहाँ लोग खुद जगह ऑर्गेनाइज करो नहीं, वहाँ तो यूनियन नहीं, लेकिन यहाँ भारत में सरकार एक ऑर्गेनाइज करो, सरकार एक करके वीक एक ट्रेनिंग सेंटर यहाँ बरेली में बने रखे केंद्रीय शिक्षा बोर्ड कर श्रमिक शिक्षा बोर्ड। तो प्रेमनगर में भी एक ऑफिस थी। तो भी बात जब हमारे टूर ऑफ टाइम आ तो हम रत्ते बयान हमारी ट्रेन थी वहाँ की। तो हम लोग बैठा करीब 39 लोग थे हम पूरी टीम हमारे 38-39 लोग थे हम हमारे एक एजुकेशन ऑफिसर केसी अरोड़ा। अब हम जब स्टार्ट हुए तो हम पर्वतीय क्षेत्र हम 4 लोग थे कुल्लू में, एक मैं एक मेरे दगड़ गत्ता फैक्ट्री में काम करती काशीपुर में हरीश चंद, एक हमारा साथी रोडवे जगह थी राजेंद्र सिंह काठगोदाम डिपो में, मैं टनकपुर डिपो में काम करती हूँ। और एक हमारा दगड़ थी भीम सिंह असवाल जो अल्मोड़ा मैग्नासाइड में काम करती हूँ। तो हम 4 लोग ना एक ग्रुप थी, हम जान दगड़े रुचा मतलब वाले उसी। तो वहाँ और जो लोग थी बरेली फरेली और जगह लोग थी वो हमसे बड़ी चिड़ थी बहुत ज्यादा, ये बड़ देखो नहीं कभी। अब यात्रा दिन आया तो हम आपस में कर ले हम को एक फंड बने लो हम आप। तो मैं जो राजेंद्र सिंह थी वो सब में सीनियर थी हमारे, तो भी हम लोग बहुत और टीम वाले इज्जत करती और एजुकेशन अफसर लोग बड़ी इज्जत आसान देखी कि सब इनमें श्याम से कबे। तो हमारे अपन 4 लोग ने एक ग्रुप बने छी हमारे अपन पैसे इकट्ठे करी और राजेंद्र के हमारे दीदी भैया तुम यो डबल धरो और जहाँ हो खर्च सब तुम कर ला और कम पड़ लो फिर इकट्ठे कर लो हम। तो हम जब बरेल बटी चला तो हमारा अपन ऊपर नाश्ता पानी का सामान रास्ता धर लेके लंबा बात छी कहीं रुकन छी कहीं नहीं मिलो कहीं भोग कस भोग कबे। तो हमारे में ब्रेड बिस्कुट टिना पैक मक्खना ये सब चीज धर ली हमारे चक्कू चम्मच वगैरह सब अपन धर ली। अब हम बरेली गया तो हम जब लग गया बट हमारे रास्ते में कहीं देर भय कुछ भय तो हम अपन खानो निकाल 4 जानी अपन मिल बैठ बैठ वह खा ली। तो देख हमन के देख बैठ उनके लिए लगी जो और बाकी लोग 27-28 लोग उनके लिए लगी कि यार हम यो तो बड़ जंगल रोनी आ रही ना तो बड़ बड़ी करा को। अगेन स्टेशन में एक गाड़ी रुकी तो वहाँ टाइम ज्यादा रुकन छी पे तो उन लोग लगे यार हम भी सामान ले आते हैं फटाफट। बोले अपन सामान हमारा लेंगे फिर खूब मक्खन वगैरह ये सोच जो ले वो थोड़ा ज्यादा पैस वाले छी वो ज्यादा सामान ले हम अपन हिसाब से ले। अब उन्हें थोड़ी देर में 1-2 स्टेशन तक तो ठीक है रही हूँ, 4 स्टेशन बटी उन्हें लड़ाई लगे। फिर हम नागपुर पहुंचा, नागपुर में तो वो सब तितर बितर रह गई। वो तूने ज्यादा खा दिया तूने ज्यादा खा दिया मैं को ऐसा हुई ना देखो। अब वो हमन का एजुकेशन अफसर ये तो भल मान्य है उन्हें एक वो फर्स्ट क्लास में छी हम सेकंड क्लास में छी। तू कौन पांडे यार तुम में से उका एक अटेंडेंट मिली थी। तू हम 4 बटी अपन दगा एक आदमी का बले ले बारी बारी एक आदमी मेरे साथ रहोगे कि डबल भाई कैश ले उन्हें एडवांस भय ने तो कैश ऐसे ले विभाग 2000 रुपए लेकिन हमारे खर्च ले बाटो ना। वी बात हम पहुंचा नागपुर में फिर हमारे वहाँ RSS ऑफिस थी बर्चफुल वहाँ हमारे रूणा इंजन थी वहाँ एक दिन वहाँ रुका। फिर नागपुर बटी हम गया
अहमदाबाद। अहमदाबाद में हमारे काफी रुकन छी, 2-3 दिन रुकना छी वहाँ। तो वहाँ हम अहमदाबाद में रुका जब, तो वहाँ जो इनका कमरे वहाँ एक धर्मशाला में व्यवस्था करी उन्होंने हमारे। तो धर्मशाला में व्यवस्था करी तो अब एजुकेशन अफसर को लागो, पांडे तुम चले जाओ वहाँ ये मैनेजर से बात करने के लिए। तो मैं जैसे जान लगा वो कहने नहीं साहब ये क्यों जाएगा, वो अजय चाहिए को बरेली, मैं जाऊंगा। उनको अच्छा तू ही चले जा एजुकेशन अफसर। वो गोचे उनको कहाँ से आए हो तुम? उसने कहा हम बरेली से आए हैं, यूपी से। उनका ना यहाँ कोई जगह नहीं है, यूपी वालों के लिए कोई जगह नहीं है। अब जब उनको जगह नहीं मिलवा, अब कहाँ घूमा उनको। उसने कहा यही जगह है बड़ी अच्छी यहाँ, इसलिए मैं लाया था आपको, क्योंकि मैं पहले भी लाया हूँ। उन्होंने कहा पांडे तुम जाओ और कहना मैं देवभूमि से आया हूँ, नैनीताल या अल्मोड़े का कुछ ऐसा नाम बताना। तो अब नैनीताल तो हम है ही है। तो मैं गई हूँ फिर दोबारा मैं गई हूँ। तो मैं को भैया मैं फलानी जगह से आया हूँ नैनीताल से, और हम लोग इतने लोग हैं। विल कम आदिम बताई भाई मगा अंदाज है कि विल 27-28 बजे मैं 38 आदिम बताई आपको। तो वो अंदाज है कि ये कोई दूसरा पार्टी। तो अच्छा कहाँ से आए आप? मैंने कहा मैं नैनीताल से। अरे नैनीताल से आए हैं कि तू खुश है वो? विल को हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे। 6-7-8 कमरे दीदी मिल हमन का वहाँ पूरा आरामा सान। और मगा मैल को जय हो देवभूमि, वाकई में देवभूमि छे हमार। यार बड़ी नाम धरो हमन को। वो आज तक मगर वो याद भली है। फिर बाद हम वहाँ 6-7 दिन रहे। तो फिर बाद वो मैनेजर कौन लागो, एक बार ये यूपी की पार्टी आई थी यहाँ, कहाँ बरेली का कहाँ की बोला, उन्होंने यहाँ बहुत बदतमीजी करी। क्योंकि वहाँ तो ये तो फुल आश्रम थी वो धर्मशाला, क्यों में सब जगह उन्होंने एक कॉमन जब बनाई है ना, लेडीजों अलग बनाई थी, जेंट्सों अलग बनाई थी। तो वहाँ उन्होंने के खुदा बात करी, उन्होंने के उद्धरणता करेंगे। तो उनको 1 बजे वो चिड़ गया बिल्कुल। तो वो लगे यूपी वालों को हम देते ही नहीं है, हम देते ही नहीं है इसको लागो। फिर एजुकेशन अफसर पर पूछा को, फिर हम वहाँ 7-8 दिन 2 दिन वहाँ रहे। लेकिन वहाँ फैक्ट्री वगैरह थी, कैलिको वगैरह फैक्ट्री थी वहाँ। जो सूत एक बहुत फैक्ट्री थी। उन्होंने अपन ऑफिस है वहाँ करीब 1 लाख कुछ हजार उन्होंने मेंबर थी अपन पूरी फैक्ट्री में। तो ये भल लगो वहाँ बहुत अच्छा। मान को चलो भाई हमारे के यहाँ ले नाम रहो भगवान दयाल उत्तरांचल। आप उत्तरांचल तो आप भो या उत्तराखंड वक्त सब यूपी में छियो। वी बात हम नागपुर बैठी हमल। हाँ वो संतरा ले ली हमल वहाँ 19 रुपए सैकड़ उभर संतरा मिलो साहब हमन का शानदार बिल्कुल। मार्केट बैठी गया वो दीदी टोकरी हमल भर ली आप हमल को। चलो हम दगाड़ में ही था एक दीदी सैकड़ एक सैकड़ हमल 4 लाख में मिल बेल ली और वो धर ली हमल। फिर वहाँ पे हम गया हैदराबाद। फिर वाले उस वहाँ नामापल्ली में रुका हम राजमाता होटल में। खैर वहाँ तो होटल बुक थी, वहाँ आराम साथ रहे। फिर कोई दिक्कत नहीं भाई वहाँ पे फिर हम गया हैदराबाद बैठी घूमते घामते। फिर हम गया बॉम्बे में हम 2 दिन स्टे करो। वहाँ हम बॉम्बे में रहे तुम्हारे नैयर समाज दादर में। फिर वहाँ हम घुमा घामा। तो ये बाद हम वहाँ पे हमारे गोवा जाने, वहाँ पे हमारे गोवा ट्रेन थी। तो गोवा हम जब जाने थे वहाँ पे तो बट में वहाँ एक बार मेरे जगह एक बड़ी जोरदार हिस्सा है। मैं सीट में बैठी हूँ, सामने एक कोई आदम बाट बटी कोई एक चेल भाई बाप भाई बैठो सामने में। तो वो चेल मके देखा ना मैं उके देखा उमे मके बिल्कुल मेरे में ऐसा लागो ये मेरे ठुलती दे गया। वो ऐसा बिल्कुल एकदम मतलब मैं एकदम चौंक गई। मेरे को ये जीत काम दिया गया हम भी कभी मतलब इस भाव। और उके मैं अपन भाई देखने लगा बिल्कुल भी भाई कहीं एक्सीडेंट में के हो बेचार नहीं कुछ उन्हीं से। तो वे आंख बड़ी आंसू होने लगे। और मैं तो भाव है कि मैल को जीत मैल देखा लिया जीत काम दिया गया। अब कोई चिट्ठी पत्र होने भी नहीं भाई, बहुत दूर भाई वह कोई टेलीफोन व्यवस्था लिया नहीं भाई कि बात करूं। तो वे आंखों में आंसू देखे और मैल को ये किले डाल मारने मतलब एकदम से अंदाज नहीं है कि मेरे को नहीं भाई यहाँ से हम के बात मतलब खैर मैं ये बात बुला ले मगर विल अपने पास आप यहाँ आ जाओ। मैंने आपको ना अपना भाई देखा आपके सूरत बिल्कुल नहीं। और मैंने कहा मैंने आपको अपनी दीदी देखा बिल्कुल मेरी बड़ी दीदी जैसी मेरे सामने बैठी है। तो ये समझ लो तुम वामती लिबेर गोवा तक पूरा वहाँ कोई बधाई देने जाने चाहिए। और विल यहाँ प्रयागराज में पढ़ रखी। हालांकि वो यहाँ वो तो बड़ी हिंदी बनानी चाहिए वे बाप नहीं बनाने सको। तो वो बेचारे फिर वो वामती लिबेर गोवा तक हम तो अगेन मडगांव उतरने चाहिए। वो शायद थोड़ी पहले उतरी या आगे उतरी वास्को डी गामा कहाँ उतरी शायद वो आगे नहीं थी।
तो वहाँ हमारे वही मंदिर में कोई मंगेशरी मंदिर थी ओल्ड गोवा में, वहाँ भी बधाई देने जान। तो फिर हम तो खैर मडगांव रुका, मडगांव बैठी, फिर हमारे वहीं इंतजाम थी। तो वो बेचारे आपको बाप का समझा भी ये, और बाबला मगर देखना भी आप मगर के पत्ते कोई माके छे गोवा साइड उत्तर बेगा साइड, तो बड़ी खुशी है कि साहब वो रास्ता हमारे इसका वो बेचारी वो बल्कि वो नाश्ता पानी ला अपन ले भाई वो मेरे जगह शेयर करने लगे, वो करने लगे। मैं को जय हो भगवान। फिर मैं ममती अपन होते दीदी के चिट्ठी लिखी, मैं को दीदी आज ऐसे भाव मेरे जगह तो मगर मिल गई थी वहां कर इस लागू मगर। तो वी बात फिर हम मडगांव गया। मडगांव में जब हम दूसरा दिन हमारे घूमणों की वहां लोकल में, तो वही मंगेशरी टेम्पल और वह ओल्ड गोवा में चर्चिल एक बड़ भाई में वो एक पुरान डेड बॉडी जे रख रखी होता है मम्मी के को नहीं दो मम्मी बड़ी देखण पड़ूगा खाली एन में धर रखी मम्मी। हाँ मम्मी वो वहां लगे यहाँ फिर हम तो मंगेशरी मंदिर में ना वो मिल गया मगर वहां बधाई देने से हुआ तो बोले उगला हुआ और हम फिर हम दगड़े वहां मंदिर में दर्शन करी। फिर भगवान ने इस कृपा भगवान ने भाव इस यात्रा में फिर वहां हम अपने घर में आया जो मेरे यात्रा विधान। और ये बस मैं आज तक उनको भूल नहीं सकूंगा वो यात्रा का। ये तो यार बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपको पूरा देश विवरण है गयो कतु स्टेट एनबेटिक होते हुए अनुभव छन आपनियो और बहुत सुंदर सुना आपको। और यो संयोग लरूं कि सफर में पत्तना हमन को काम मिल गयो और उनन जगह शायद कुछ हमार पुरान जन्म कोई संस्कार या कि जुड़ी होनी जो हमन के से मिल जानी। तो पटल पर उपस्थित छन धन्यवाद। उसले कोने की एक अनवारक 7 आदमी होनी ना, 7 श्रेणी 7 मतलब 7 अनवार एक पूरे वर्ल्ड में अगर जाओ ना हो नहीं। हाँ यो तो धन्यवाद आप हमारे अनुरोध पर अपन बहुत सुंदर अपन वृत्तांत सुना। और पटल पर उपस्थित छन आदरणीय शिक्षाविद डॉक्टर श्री दीप चौधरी सर और आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार सन पूरन भट्ट जी अपन स्वागत करना पटल पर। और अगले क्रम में हम पटल पर उपस्थित श्री ओम प्रकाश तारा जी से अनुरोध करना कि अपन कोई अनुभव मन तक साझा करो ताकि हम कुछ नई देख सुनन होकर जानकारी मिल सको। अपन अगर मेरी आवाज सुनानी आदरणीय जी प्रणाम दीदी। ऐसी तो कोई याद है नहीं पे एक छोटी सी यात्रा एक बार हम गए थे बेदनी बुग्याल। जी स्वागत है। तो स्कूल का एक प्रोग्राम बना हम 4-5 लोगों का कि चलो छुट्टियां होगी गर्मी की तो बेदनी बुग्याल चलते हैं। तो हमें पता नहीं था बेदनी बुग्याल है कहाँ किधर को जाना है, बस निकल गए थे कहाँ कैसा वहाँ का माहौल है कैसा वहाँ मौसम है। तो हम जब यहाँ गरुड़ से निकले तो ग्वालदम गए। ग्वालदम से हमने जो है लस्सी केले ठंडी चीजें क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी वो सब रख लिया। तो वहां से निकल गए। वहां से हम देवाल पहुंचे तो वहां जाकर हमने शाम को चाय पानी पी। पता भी नहीं था कितनी दूर है और वहां के लिए रास्ता कैसा है। तो देवाल जब हम पहुंचे तो वहां शाम के 4-5 बज गए थे, गर्मी का मौसम था। अब वहां से पैदल जो है कच्चा रास्ता था गाड़ी का भी पता नहीं था कि कितना दूर है। और वहां लास्ट स्टेशन था गाड़ी का और वहां कोई व्यवस्था नहीं थी ऐसी, ना मोबाइल थे। मोबाइल 1-2 WLL तब चलते थे। तो कोई पता नहीं था कि कैसे व्यवस्था की जाए, वहां रहने की क्या व्यवस्था है कुछ पता नहीं है। लेकिन इत्तेफाक ये था कि जब हम गए तो वहां देवाल में चाय पानी पी रहे थे शाम को तो एक आदमी मिल गया। उन्होंने कहा ये तो कोई एक जाने पहचाने लग रहे हमारे साथ के थे। मैंने कहा उनको बुलाया सर आपको ये पहचानते हैं। तो उन्होंने फिर हमारी व्यवस्था की। वहां एक ही व्यक्ति का WLL काम करता था, उसको फोन कर दिया। उन्होंने कहा भाई इतने लोग आ रहे हैं इनके रहने खाने की व्यवस्था करना। तो शाम को करीब 9 बजे रात को हम वहां पहुंचे अंधेरे में। तब तक वो कोई गोपाल सिंह जी थे वहां पोस्ट मास्टर, तो उनके वहां रहने की व्यवस्था थी। वो आटे का कट्टा कंधे में रखकर रोड में हमारा इंतजार कर रहे थे। और रास्ते में जब हम जा रहे थे तो कच्ची सड़क थी, फिर पास लेने का भी कहीं था नहीं, सिंगल थी। वहीं का लोकल कोई आदमी आ रहा था, बच्चा ही था, अपने आप को थोड़ा ज्यादा ही समझता था, थोड़ा पिए खाए मूड में था। उसने देखा बाहर की गाड़ी है तो अपना रौब जमा रहा था वो। तो एक ने मजाक में कह दिया किससे बात करो देखने रहो गाड़ी में SDM साहब बैठे। अब उसको तो पता था नहीं कौन सी गाड़ी कहाँ की है, तो उसका सारा नशा उसमें उतर गया। अब वो हाथ जोड़ने लगा। हमने कहा अपने कागज जमा करते हमारे पास ला, तेरे बस का गाड़ी चलाना नहीं है अभी इस हालत में। तो फिर बड़ी मुश्किल से जो है 10-15 मिनट उसके साथ रहे तो उसको फिर छोड़ दिया। हमने कहा चल जा आराम से चलाना गाड़ी।
अब वहां पहुंचे रात को 9 बजे, तो गोपाल सिंह जी ने बड़ी अच्छी व्यवस्था हमारी की, बहुत अच्छे सज्जन आदमी थे। तो फिर वहां से जो है सुबह हम बेदनी बुग्याल के लिए पैदल निकले। अब जैसे हम बेदनी बुग्याल पहुंचे दिन में, तो एक फॉरेस्ट गार्ड वहां ड्यूटी पर होगा। अब हम जहां जहां जा रहे थे वहां पर वो हमारे पीछे पीछे आ रहा था और हर जगह अपनी कहानी सुनाने लगा कि बच्चों की तबीयत खराब थी, मैं कल घर चला गया। अब हम सब लोग चक्कर में पड़ गए, हमने कहा ये ऐसा हमको क्यों कह रहा है। तो बाद में एक ने ध्यान दिलाया, उसने कहा अरे कल हमने कहा था एसडीएम साहब बैठे हैं गाड़ी में। तो वो हमको सच में एसडीएम समझने लगा। ओहो, पूरा कोई दिन कर्मचारी उन्होंने कोई हो। हाँ, तो पूरा दिन वहां बेदनी बुग्याल में बिताया। तो वहीं हंसी मजाक में जो है एक वहां वो शौक आए थे बकरी चराने के लिए, तो उनसे खाली मजाक में बकरी का सौदा कर लिया। मैंने कहा बकरी का सौदा कर लो, बकरी मारते हैं आज जो है शाम को नीचे वहां जाके। तो उसने कहा बकरी मेरा भाई जंगल में चरा रहा है, वहां भी भयानक जंगल था नीचे, वहां जा सकते हो तो वहां से ले आओ। और एक हमारे बीच में ऐसा ही था, उसने कहा ठीक है मैं जंगल में जाऊंगा। उसके साथ मोल हो गया और वो पूरा जंगल छान के आ गया, तो कहीं बकरी नहीं मिली। फिर वहां आए वापस, और तीसरे दिन चौथे दिन हम वहां से वापस आए। वो यात्रा एक यादगार यात्रा थी कि पहाड़ी क्षेत्र में इतने दुर्गम जगहों पर भी जहां कोई सुविधा नहीं है, फोन भी नहीं है, फिर भी वहां के लोगों का जो आतिथ्य सत्कार हमने देखा, बहुत गजब का देखा। तो यही एक छोटी सी यात्रा वृतांत के रूप में। ठीक, धन्यवाद। बहुत सुंदर सुना आपको, चाहे छोटी हो एकदम से प्रेरक प्रसंग मिल गो मन कहे कि पहाड़ा लोगन में आइले जो छे मेहमान नवाजी बहुत भली करनी का। तो ऐसा किससे एक बार से आपको एसडीएम साहब बैठ रही को एक बार चली को ज्योग्राफी का फील्ड स्टडी छी, तो उधर मैं जानी छू हल्द्वानी पूरा मार्केट और पूरा यो रूरल एरिया सब पूरा मन कभी को स्टडी लीजिए जान छी। तो हम है क्या बनभूलपुरा अगला करण छी, हम उनका कब्रिस्तान अब्रिस्तान और वहां गुजरन जाला ब्यावा 6 बज गए कुछ अन्यार जो हो छी। तो हमन के थोड़ा डर लागने छी माहौल में यसी के कोई जनानी भैर कोई छिया नहीं, पूरा बनभूलपुरा में केवल आदिम या नंतीन भैर छी, जनानी कोई छी नहीं। तो हम थोड़े डरन जौसला है गया, लेकिन हमन के वहां का पूरा वीडियो लगड़न छी, फोटो खींचन छी, वहां बारे में कुछ नोट लगड़न छी। चल जगह बढ़ते रहे कब्रिस्तान तक बड़ मुश्किल पूजा था। 4-5 ऐसे वो माट में ही रोनी भाई उनर पहनावा उनर वेशभूषा ऐसा जी एकदम हाँ हिल बैगी पुणी फोटो नहीं खींच सकते आप। हम उनको क्यों पुणी नहीं, हमको कैमरा दो अपना योशो का, हमन पर झपटन बैठे पत्ता न के दिमाग में। मैंने कहा भैया अमर उजाला से आई हूँ, रिपोर्टर हूँ और आपकी फोटो इसलिए खींची हूँ, कल को पेपर में आएगा आपका। अरे पत्तना को भगवान ने बचा, हम कैमरा ले छूट गो सब कुछ है वो। फिर वो पोज जन भगी खाली ऐसे फ्लैश मारते रहा लाइट, और जैसी तसी वहां बटी छूट गए घर आया। पत्तना भगवान ने ठीक टाइम पर मन के कीमत देगी, वो मैं रिपोर्टर बढ़ गई और हम करूँ गया। धन्यवाद, बहुत भल अनुभव सुना। तो अभी का आज तक टाइम हमारे पास है से आदरणीय भारती पांडे जी अगर कुछ अपन अनुभव साझा करनी, क्योंकि केवल कत्ती हो जाग बहु जाग जाने वृतांत निगुण हमारे अनुभव हमारे जीवन में यात्रा है, जीवन में कोई यात्रा वृतांत ला कुछ ऐसा नहीं जो मन का खास बात सुना कुछ याद पड़ जानी, कुछ रोचक किस्से नहीं। तो आदरणीय भारती पांडे जी अगर अपन कुछ अनुभव सुनना चाहनी साझा करना चाहनी स्वागत छे। माइक बंद है माइक। हाँ, जो मेरे नई नई ताजा ही जो मतलब बहुत पुराना हाथी था, मेरे खुद में मेरे फ्रैक्चर हुआ ना, तो बाद में बाल के डाई करना छोड़ दिया अपन, तो मैं फिर बाल सफेद धारा पड़ा। हाँ, तो आधार कार्ड बढ़ो गई मैं, तो अब बहुत भीड़ है रची वहां। तो एक लौंडा आवा करो, माता जी आप इतनी दूर वहां क्यों खड़े, अंदर कुर्सी लगी बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं ठीक हो रहा है मेरा, क्योंकि महज बुड़बुड़ी ठाड़ छी वहां। नहीं नहीं माता जी आप चलो चलो। अब मैं कली को मैं लेने गई बितेर गई, तो मैं वहां बटी मेरे जल्दी बढ़ गो, मैं भैरू ले गई। जब भैरू आई तो मेरे पिछाड़ी जो ठाड़ उन्होंने कहा कि आई तेर बढ़ गो। मैंने कहा हो मेरे तो बढ़ गो कि आई कसी बढ़ो। मैंने कहा मेरे सफेद बाला भी बढ़ो। तो वो कौन आगे की
वो वहां देवर की ये तो मेरे से भी उम्र में छोटी है, इसका कैसे बना दिया, मैं तो इससे उम्र में अभी 7-8 साल बड़ी हूँ, मेरा बनना चाहिए था पहले। तो उनका माता जी उनके बाल सफेद, वो बता रहे बाल की उनके ये मतलब एज हो गई है, आपके तो बाल काले हैं, तो मेरे बालक ये मतलब मैं बहुत फैद उठी हूँ सफेद बाल में, आई मैं के बहुत फैद हूँ जहाँ लगे मैं अगिल पहले नहीं जानू। सुंदर, बहुत सुंदर एकदम से एक सुना कि थोड़ा देर लीजिए ताजगी जैसे है कि कबत हमारे कोई यश अवस्था जमे कि हम उनके डायरेक्ट फैसला मिल जा। बहुत बढ़िया रहो उनका हमारे पटल पर उपस्थित छन आदरणीय दीप चौधरी सर है। अगर कुछ अनुभव अपन साझा करना चाहें सर तो स्वागत है अपन। तारा पाठक मैडम नमस्कार, सभी को नमस्कार। इस मंच में अनुभव तो रोज ही बहुत कुछ होते रहते हैं। मैं केदारनाथ गया था, केदारनाथ में तो हमारे दिवंगत साथी प्रकाश पंत जी के भाई बड़े वाले फाटा में ओवर जूनियर इंजीनियर थे, तो वो मुझे कहीं रानीखेत में मिल गए। उनके साथ वो कहीं मीटिंग से आ रहे थे, तो मैं ऐसे स्काउट गाइड कैंप में गया था शीतला खेत। तो उन्होंने कहा आपको आपके विद्यालय वालों ने गलत भेज दिया, ये यूपी वालों का कोर्स है, उत्तराखंड वालों का नहीं है। ना ये 97-98 सन की बात थी। तो मैं गया वहां, तो वो मिल गए। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो भाई, क्योंकि वो हमारे कॉलेज फेलो थे। उन्होंने कहा मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ कि बद्रीनाथ केदार। उसने कहा पहले केदारनाथ चलते हैं, जाया जाता है, फिर उसके बाद बद्रीनाथ आते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं उनके साथ फाटा तक चला गया। फाटा में उन्होंने कहा कि यहाँ से आप जो है एक भूत एक्सप्रेस चलती है गाड़ी। तो मैंने कहा भूत एक्सप्रेस का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि जब इस रोड में बहुत दिनों तक गाड़ी नहीं चली तो लोगों ने बड़ा आंदोलन किया उस एरिया में जेएमओयू चलने के लिए, तो उस गाड़ी का नाम उन्होंने जो है भूतनाथ एक्सप्रेस रख दिया। तो ठीक है, मैं गौरीकुंड तक पहुंचा। गौरीकुंड में मैं अकेला ही था। मैं एक कोई मुझे लड़का मिल गया था, वो कहीं जहाँ कालिदास का जन्म हुआ है वो बता रहा था कि मेरे गांव से नजदीक है, आप मेरे साथ वहां चलो। वो मेरे साथ चलता रहा। तो रामबाड़ा में पहुंचे तो उसने कहा आप डिस्प्रिन लाए हैं? डिस्प्रिन? मैंने कहा हाँ डिस्प्रिन लाया हूँ। आपको कैसे पता? मैंने कहा मेरे जो साथी थे प्रकाश पंत जी के बड़े भाई साहब कैलाश पंत, उन्होंने कहा कि डिस्प्रिन ले जाना, अगर ऊपर दिक्कत होगी तो रामबाड़ा में एक गोली डिस्प्रिन की खा लेना। वो मैंने खा लिया। खाना खाने के बाद धीरे धीरे गौरीकुंड से मैं करीब 5-6 बजे वहां पहुंच गया। और फिर वहां उन्होंने अपने जो केयर टेकर था अपने उनके डांग बंगले का, उसको चिट्ठी लिख दी थी कि ये मेरे साथी आ रहे हैं तो इनकी व्यवस्था कर देना और इनको खाना वाना सब खिला देना और सोने के लिए इनके बिस्तर सब कर देना। क्योंकि पीडब्ल्यूडी का डांग बंगला था तो मुझे वहां जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई और मैं वहां सो गया। तो रात सवेरे में जब उठा तो मैंने देखा, वहां मैं घूम के आया तो केदारनाथ मंदिर के चारों ओर एक इतनी लाइनें थी कि मैं वो इमेजिन नहीं कर सकता। अब मैंने कहा इसके अंदर कैसे जाऊंगा फिर मैं? तो पहले मैं कम वहां आया और मैंने नहाना धोना किया, फिर मैंने चाय पी। आया तो मैंने देखता रहा तो मुझे एक पुलिस वाला लड़का बागेश्वर का था, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा, कहने लगे कहाँ से आए हैं आप? मुझे अच्छा कहा उसने। मैंने कहा मैं पिथौरागढ़ से आया हूँ। उसने कहा रुको फिर अभी आपको एंट्रेंस कराता हूँ मैं। उसने कहा आप इस लाइन में धीरे धीरे अंदर को जाइए। तो मेरे को उसने अंदर थोड़ा थोड़ा प्रवेश करा दिया। उसने कहा नहीं तो पंगेबाजी हो जाएगी। तो एक कोई हमारे हरियाणा वगैरह से आए होंगे सयाने आदमी थे, वो मेरे से कहने लगे अरे वो जो खड़ी भाषा में बोलते हैं, तो बोला तुम कैसे जाओगे अंदर को? हम तो लाइन में खड़े हैं 2:30 बजे रात से। लठमार भाषा? हाँ लठमार से। तो मैंने कहा बाबा एक बात बताओ, जिसके हुक्म होता है इस मंदिर में आने का, देखो उतनी लाइनें क्रॉस करके मैं अंदर आ गया हूँ। अब आप कह रहे हो कि आप कैसे जाओगे?
भाई मैंने कहा जिसके हिस्से में केदार का दर्शन पहले करने का होगा तो वही तो करेगा। फिर मंदिर में आए हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, पहले मैं करूंगा? क्या भगवान किसी को ये कह रहा है कि पहले तो आ और बाद में उसको करेंगे? ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा ठीक है, आप भी चलिए, मैं भी चलता हूँ। अब वो स्टार्ट हुआ, मैं हाइट में भी कम हुआ, मैं जैसे तैसे उतने लोगों को क्रॉस करके मैं 1 घंटे के अंदर केदारनाथ मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। वहां मैंने देखा कि सारा धुएं से भरा हुआ था और एक जो शिवलिंग था जिसको कपड़े से ढका था उसमें लोग मक्खन वक्खन चढ़ा रहे थे। मैं तो मक्खन वक्खन कुछ नहीं ले गया था, मैंने भेंट वेंट रखी और मैं जिस गति से अंदर गया था उसी गति से मैं बाहर को आ गया। तो अब वो बाबा मेरे, वो जो सयाने आदमी थे, बोला तो आ गया वापिस? मैंने कहा आ गया, हम तो यहाँ 2:30 बजे रात से खड़े हैं, तो तय तो अब भी आया और तेरे दर्शन भी हो गए और मैं तो पीछे रह गया। मैंने कहा बाबा जी आप जाइए, धीरे धीरे जाइए, आपको भी दर्शन होंगे, दर्शन सबको होंगे। मैं हो सकता है थोड़ा जल्दी चला गया, जल्दी अपना मैं फुर्तीलापन मैंने दिखाया और मैं अंदर को चला गया और दर्शन कर लिए मैंने। अब मैं फिर लौट के आया, मैंने देखा वहां पर जो मधुगंगा है, उस मधुगंगा में प्लेन्स के लोग नहा रहे थे। तो पहले तो मुझे बड़ा डर लगा, वहां बहुत ठंड होती थी। जो केयर टेकर ने 3-4 रजाइयां भी दी थी, जून का महीना, और फिर भी ठंड न जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, हम इतने के लिए तो पहाड़ी हैं। तो मैंने जो है अपना वहाँ रेस्ट हाउस में कपड़े वपड़े रखे और आया, तौलिया वलिया लिया और वहां मैंने नहा लिया। और नहाने के बाद मैं फ्रेश हो गया और वो प्लेन्स के लड़के थे। फिर मैंने किसी से पूछा वहां पर होटल वाले से, मैंने कहा यहाँ से आगे ऊपर कहाँ जाते हैं जहाँ अभी एवलांच आया है? तो उसने मेरे को सजेशन दिया, उसने कहा आप साथ में या अकेले हैं? गांधी सरोवर। मैंने कहा मैं अकेला हूँ। तो उसने कहा आप अकेले मत जाइए, वहां ऐसा होता है कि बर्फ में आंखें जो है वो हो जाती हैं, थोड़ा सा इल्यूजन हो जाता है, मतलब चकमक ज्यादा होती है और कुछ अदृश्य ताकतें भी होती हैं, और अकेले जाओगे तो अच्छा नहीं है, इसलिए आप बिना साथ के मत जाओ वहां। मैंने कहा मान लेनी चाहिए बात इसकी, और मैं वहां न जा करके वापिस आ गया। वापिस आया और उसके बाद मैं गौरीकुंड आया, गौरीकुंड से फाटा गया, फाटा से मैं दूसरे दिन जैसा उन्होंने मेरे को निर्देश किया बद्रीनाथ के लिए गया। बद्रीनाथ के लिए गया तो अब मैं वही जो भूत एक्सप्रेस चलती है वही गाड़ी फिर मिल गई। वो वहां पहुंचे हम गोपेश्वर में। गोपेश्वर में पहुंचे तो थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि मेरा पेट गड़बड़ हो रहा है। तो अब एक बार चंडी प्रसाद भट्ट यहाँ आए थे तो मेरा उनसे जान पहचान थी थोड़ी। मैंने किसी से पूछा उनका शिलियारा वो सॉरी आश्रम कहाँ पर है, तो मैं उनका बता दिया, मैं उनके यहाँ पर गया। तो वहां मैंने जो त्रिशूल शिलालेख देखा, उस त्रिशूल शिलालेख के बारे में कभी मैं इतिहास के संदर्भ में अलग बात करूंगा। तो गोपेश्वर का त्रिशूल शिलालेख बहुत प्रसिद्ध है, जिसको कराचल ने लगाया था और बहुत ऊंचा है, करीब करीब 25-30 फीट ऊंचा है और उसमें कुछ लेख खुदे हुए हैं। तो मैंने उसकी फोटो वोटो ली, चंडी प्रसाद भट्ट जी के यहाँ गया तो उन्होंने खैर मुझे पहचान लिया। अरे कहने लगी अभी थोड़ा देर में पहुंचे आप, नहीं तो मेरी हमारी संस्था की गाड़ी जा रही थी, आपको हम भेज देते वहां। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैं उनकी यहाँ थोड़ा फ्रेश हुआ तो उन्होंने मुझे चाय वाय भी पिलाई, हर्बल चाय पिलाई और बता दिया कि तुम ऐसे ऐसे जाना। फिर मैं वहां से गोपेश्वर से चमोली को गया, चमोली से घाट से कहीं रास्ते में लंगासू वगैरह पड़ते हैं होते हुए जोशीमठ से आपके बद्रीनाथ पहुंच गया। अब बद्रीनाथ में भी उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी प्रबंधक को कि इनको जो है मेरे साथी हैं और मेरा इनका प्रबंध कर देना। तो खैर उस बेचारे ने, अनिल बेंजवाल था कोई, उसने मेरा प्रबंध कर दिया और उसने कहा ये मंदिर समिति में थोड़ा पैसा जाता है, थोड़ा पैसा दे दीजिएगा। मैंने कहा जितना है ले लीजिए। उन्होंने 100 रुपये चार्ज किया और मुझे रहने का स्थान भी मिल गया। दूसरे दिन में सवेरे किसी ने कहा कि यहाँ पर माणा गांव है, माणा गांव जाओ। माणा गांव गया, मैं पैदल ही जा रहा था तो मुझे एक गाड़ी मिल गई, वो धुलने के लिए जा रही थी। तो माणा गांव में क्या हुआ कि जो मैंने जहाँ पर वो एक बहुत बड़ा सा गौर्ज में नदी आती है तो उसके ऊपर भीम पुल कहते हैं, वहां कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वहां एक आपके ये दिल्ली के डॉक्टर और वाइफ हस्बैंड
वो भी घूम रहे थे। तो मैं वो दुकान वालों से ऐसे बातचीत कर रहा था। अब जैसा जैसा मैं थोड़ा इतिहास के प्रति रुचि रखता हूँ, तो उन्होंने उनसे बातचीत कर रहा था, तो बताते बताते कई चीजें ऐसी आई। तो वो जो डॉक्टर साहब थे उनको बड़ा इंटरेस्ट लगा। बोले आप कॉलेज में टीचर हैं? मैंने कहा हाँ मैं टीचर हूँ। तो बोले हाँ तभी आपको इतनी जानकारियां हैं। तो ये सारी चीजें आप बता रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं माणा के व्यापारियों से। तो बातचीत आई तो बोले आप कैसे आए हैं यहाँ? मैंने कहा मैं तो गाड़ी से आया हूँ, बस से आया, और मुझे यहाँ पर तो एक गाड़ी मिल गई थी, उसने लिफ्ट दे दी थी। बोले आप हमारे साथ चलोगे आप? तो फिर कहने लगे आप कहाँ के हैं? पिथौरागढ़ के हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा दिल्ली में नर्सिंग होम है और पिथौरागढ़ में मेरे पंजाबी लोग एक आध रिश्तेदार हैं, और हम आए हैं पिथौरागढ़, बहुत दूर है दिल्ली से आने में। तो मैं वो पूछने लगे ये कौन है ये? मैंने कहा हाँ ये मैं जानता हूँ, इनकी स्टेशनरी की दुकान है और इनके बच्चे मेरे परिचित हैं। तो उनके लड़कों का मैंने नाम वाम लिया। तो कहने लगे हाँ हाँ वही है। तो फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि अब आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने कहा मैं यहाँ से जाऊंगा ग्वालदम। तो कहने लगे कर्ण प्रयाग तक आप हमारे साथ चलिए, फिर वहां से हमारी गाड़ी है। तो कर्ण प्रयाग तक उन्होंने मुझे अपने साथ सुविधा दे दी। अब देखिए एक छोटी सी जान पहचान में छोटा वो और बड़ा आत्मीयता उन्होंने दिखाई, और मुझे अपना कार्ड भी दिया। और वो कैमरा नहीं लाए थे, फोटो भी खींची मैंने कहीं पर। तो वो कहने लगे इस एड्रेस में आप फोटो भेज देना। मैंने भेज दी थी उनको, उनका थैंक्स लेटर भी आया था फिर। और वो मेरे से कहते रहे कि कभी आइए आप, टेलीफोन में कहा उन्होंने दिल्ली में। अब मैं जो है नारायणगढ़ पहुंच गया शाम दिन में। फिर मैंने वहां पर देखा कि यहाँ से देवाल से एक गाड़ी आ रही है ट्रक में। तो ट्रक में क्या हुआ कि वो होटल वाले ने कहा आप होटल अभी थोड़ी देर में लेना, अगर आपको वहां जाना है, डंगोली में जाना है, गरुड़ में, तो आप ऐसा करो ये ट्रक आएगा, उस ट्रक में आप चले जाना, और नहीं जाएगा तो ये होटल तो है, रुक जाना यहाँ पर, खाना खाओगे और सब चीज वो हो जाएगा। मैं तो कहीं गाँव में रहता हूँ, मेरा केयर टेकर रहता है यहाँ पर, ये आपको सुबह उठा देगा, आप गाड़ी में चले जाना। अब मैं इतने में एक ट्रक आ गया देवाल से, ट्रक लकड़ी भरा हुआ। तो उसके साथ में ग्वालदम तक पहुंच गया। अब जब ग्वालदम में पहुंचा तो क्या हुआ कि वहां पुलिस वाले ने उसकी गाड़ी को रोक दिया। तो कहने लगे तुम्हारे चालान सही नहीं है, वो ट्रक हल्द्वानी जा रहा था। तो अब वहां मैंने ग्वालदम में देखा, होटल होटल ढूंढने लगा, या वहां का जो गढ़वाल मंडल विकास निगम का वो था वो भी फुल था। होटल बहुत गंदे थे, अच्छा नहीं था वहां पर। तो ट्रक वाले ने कहा अरे साहब आप ऐसा करो, हम तो अंदर सोते हैं, वो छत में सोते हैं, गर्मी के दिन है, आप अंदर सो जाओ, कोई बात नहीं है। मैं उस ट्रक में मैं रात में सो गया। सवेरे मैंने उससे कहा कि भाई ये आपको किराया देना था। वो बोला कुछ नहीं, रहने दीजिए, आप किराया रहे कुछ मत दीजिए, आप जहाँ जाना है जाइए। मैंने कहा ठीक है। मैं सवेरे सवेरे जो पिथौरागढ़ के लिए ग्वालदम वाली गाड़ी आती है उसमें बैठ गया, और मैं अपने ननिहाल डंगोली में पहुंच गया। तो सवेरे सवेरे पहुंचा तो मेरे मामा ने कहा अरे इतनी सुबह कहाँ से आ गया तू? मैंने कहा ऐसे ऐसे गया था। फिर आराम किया मैंने, और दूसरे दिन जब सवेरे गाड़ी आई तो पिथौरागढ़ वाली, और उसमें मैं पिथौरागढ़ पहुंच गया। अब मेरे को बड़ा ताजुब लगा कि जब मैं 97-98 में गया था, मैं तो मात्र शीतला खेत तक के लिए ही गया था। उन दिनों कोई एटीएम नहीं था और कोई ऐसे पैसे नहीं, मैं 1000-1500 रुपया लेकर के चला गया था। लेकिन देवयोग ऐसा रहा कि उस 1000-1500 में मैं अच्छी तरह रहने के बाद, खाने के बाद पिथौरागढ़ आया। तो मैंने अपने डंगोली में मैंने अपने मामा से एक बार मैंने सोचा कि कहूँ टिकट, फिर मैंने कहा आप मामा कहेंगे, नौकरी में है और टिकट के लिए कह रहा है, मैं चुप हो गया। तो मैंने कुछ नहीं कहा, और घर आने तक मेरे पास देखा तो फिर भी 50 रुपये बचे हुए थे। तो मैं इसको ईश्वर की ही वो मानता हूँ, भगवान की मानता हूँ कि मैं 1000-1200 रुपये में केदारनाथ, बद्रीनाथ और सब जगह घूम के मैं पिथौरागढ़ आ गया। और जबकि मेरा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था। जब मेरे पिताजी कहने वाले हुए कि घूमो तो जवानी में घूमो, बुढ़ापे में जब लाठी टेक के जाओगे क्या देखोगे, क्या लोगों को बताओगे? जब तुम्हें मौका मिलता है जरूर घूमो, और अपना टाइम निकाल करके घूमो। और ये मत देखो कि हमें सुविधाएं मिलेंगी, फलाना मिलेगी। जो सुविधा भोगी होता है वो ज्यादा घूम नहीं सकता है। तो चाहे तो मैं जो संसाधन में कहीं पैदल भी जाना पड़े तो पैदल जाओ, क्या है उसमें? अभी नहीं जाओगे तो कब जाओगे? वृद्धावस्था में तो सब आदमी फिर अपंग हो जाते हैं, फिर कहीं बीपी हुआ, कहीं शुगर हुआ। तो ये मैं उनकी आज भी मतलब मुझे
हमारे घर में मेरे बड़े भाई को और मेरे को जहाँ भी हम मौका मिलता है इस तरह से हम घूम लेते हैं और हमें कोई ना कोई इस तरह से मतलब संसाधन मिल जाते हैं या जानकारियां मिल जाती हैं कि हम बड़े इत्मीनान से बड़े आराम से रह लेते हैं। मैं भी इसको अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद और अपने ईश्वर के साथ जो भी हमारा कभी वो बनता है या हम उसको जो मानते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सहायता जरूर करता है। ये बात मैं निश्चित रूप से समझता हूँ। मैं अपने इन शेयरों को कभी और भी शेयर करने होंगे तो मैं कभी राजस्थान की यात्रा, दक्षिण भारत की यात्रा, हैदराबाद की यात्रा और बेंगलोर की यात्रा, इनके बारे में भी कभी बताऊंगा। जो मेरे साथ छोटी मोटी चीजें ऐसी हुई हैं जो मेरे जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, इनको शेयर करूंगा। पटल में बैठे सभी लोगों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। जा पर कृपा प्रभु की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। बहुत सुंदर जबकि एक छोट मोट घर बटी हुई निकल रहा था और पूरा तीर्थ यात्रा दर्शन करवे सर ये बहुत भलो। पटल पर उपस्थित हमारे आदरणीय डॉक्टर भगवती पनेरू मैम और टाइगर जी का स्वागत है। और डॉक्टर भगवती पनेरू मैम का हमारा अनुरोध है कि आप कुछ वृतांत कुछ अनुभव सुनो का अगर पटल पर आला तो हमने बहुत खुशी होगी कि हम उनके कुछ नहीं सुना कुछ नहीं अनुभव मिला। और यो क्रम हमारा रोज चलते रहो जब तक लोग ना पास अनुभव चन, क्योंकि ये तो जिंदगी में बहुत कुछ उछन हमारा तो ये रोचक प्रसंग बहुत भल रही हम एक दूसरा बारे में जाना या नहीं जानना बारे में कुछ नहीं घटना बारे में। तो बोला लीजिए फिर आदरणीय तिलकराज जोशी जी या चंपा जी, आदरणीय चंपा दीदी जी या टाइगर जी और लोग अपन अनुभव धराल में डॉक्टर भगवती पनेरू जी का अनुरोध करूं कि अपन पटल पर रहे अपन अनुभव साझा करना थोड़ा टाइम हमारे पास होना चाहिए। पटल पर उपस्थित सब विद्वान जनों के प्रणाम करनो और तारा जी के विशेष प्रणाम और भारती दीदी के प्रणाम यो पटल हमारे सूत्रधार आदरणीय जोशी जी के प्रणाम करनो। मेरा मोबाइल खराब है पढ़ो ने मोबाइल स्क्रीन टूट गो तो अब ये मोबाइल नहीं होने लगेगा पंगता जैसी है आजकल। तो ये वजह मैं तब बटी मैं प्रोग्राम में नहीं जुड़ पाए। फिर मगर हौसला का मेल को अरे मेरे स्कूला दिनों में मेरे पास लैपटॉप धरी सी मतलब व्हाट्सएप मेल अच्छी शायद ही मैं व्हाट्सएप तो मेल आज बेली और चला बेर देखा तो ये चल पड़ा व्हाट्सएप चल गए मैं तो मगर बहुत बहुत लगा रहो बहुत टाइम हैगा मेरा मोबाइल खराब हुई। तो अब मैं अपन अनुभव तो आज के सुनो अनुभव तो फिर वो वृतांत यात्रा वृतांत जरा लंबा है जा लोग मैं कभी ना फिर सुनो। ये बीच में गुजरात सोमनाथ जी मंदिर और द्वारिकाधीश यूं सब यात्रा करवे रह रहे हूँ, भगवानों के दर्शन करवे रह रही हूँ। तो मैं जरूर सुनो एक दिन फुर्सतल सुनो क्या कि अब टाइम तो ज्यादा नहीं थी और वो यात्रा वृतांत तो बहुत एक हफ्ता तो एक दिन तो ईगा लागल एक हफ्ता की यात्रा वृतांत छियो तो एक दिन तो ईगा लागल सुनने में बहुत बड़ी यात्रा रहे हमेरी और आपको सब लोगों का आशीर्वाद सबों का सद्भावना होनी दगड़ पर तो सब यात्रा भाल होनी सब भाल रही। यद्यपि कई परेशानी लवनी यात्राओं में लेकिन वो परेशानी जरा कसी होनी और कसी न जनी यश की पत्नी चलन कसी न जनी कोई ईश्वरीय कृपा है वो न जनी। मैं एक नानो नान किस दिल्ली गाजियाबाद जरो छी मेरी जेल छी वहाँ तो मैं गाजियाबाद जरो छी। अब गाजियाबाद में क्या हो कि जेल मेरी या यो टीएसडीसी में लीगल ऑफिसर छ तो एक मीटिंग थी इनको मम्मी आप यहाँ आई हो तो आप भी मेरे साथ चलो। तो दिल्ली न गए हम गाजियाबाद में होटल मिल रहा छी तो गाजियाबाद में हम न गए हूँ वहां पर इका जाना छी सुप्रीम कोर्ट। अब इका सुप्रीम कोर्ट जाना छी वो सुप्रीम कोर्ट न गए ई बात वो ब्याल कबेर है तो इनको अब मेरी तो बिल्कुल अकेला रह गई दिन भर कमरे भीतर होटल भीतर। अब मैं कल के मैं अपन रिकॉर्डिंग करी बढ़िया को होटल में मत खाली नहीं रहो के लिखा के यू करा मतलब रिकॉर्डिंग ला करते रहूं और लिखते रहूं।
ब्याल के हम इनको कहीं चलो बिहार घूमियो नो आज यानी खाना है बिहार के उन्होंने कहीं जेबे होटल में नहीं को आज ठीक से अमूल को हिट चली पे मैं और मेरे चेल अमूल एक कैब बोले और कैब कर बेर हम नहीं गया वहां जब फिर हम दिल्ली गए नई दिल्ली वहां एक मॉल में अमूल दो चार चीज ला खरीदी मेरे चलिल और वहां पे हम अब खाना खा हम थाली वाली मंगाए भोजन थाल मंगा ये बात हम वापस हो गए वापस आए तो वापस है फिर मेरे चलिल को की जाए तो मेरे पास खुली पैसे नहीं थी अगर तुम्हारे पर्स में पैसे तो एक पे कर दियो मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं करता तो मेरे को कोई बात ना मेरे पास मैं अपन पर्स निकाला पर्स निकाल बे पर्स भी तेरे नान पर्स जी सबू का रहूं महिला हूं तो नान पर्स निकाल बे मैं लिखा पैस दी और मोबाइल ला निकालू ना लो पर्स निकालना लीजिए और वो मोबाइल में वो गाड़ी सीट में धर दी अब हम फटाफट दौड़ने दौड़ने आ गए घर चल एक दुए कपड़ा उपड़े ले रहे छी अपन लीजिए मेरे को चल हिट पे कमरे में जाए फिर देखनू कस लागे नहीं हूँ कपड़ा पे क्या अब आधो घंटे एक घंटे है गए एक घंटे है गो जब तो दिन ला मेरे कार्यक्रम तो छुट्टी का खैर वहां छी तो एक दिन तो मैं अटेंड करा वहां पे गाजियाबाद पे तो 7 दिन नहीं कर सक हम छिया ना कमरे में अब एक घंटे करीब है गो एक घंटे बाद मैंने को चली जरा सा देख लो तो फोटो वोटो खींच लो अब इला अपन कपड़ा वपड़ा जरा नापी आपी तो मेरे को फोटो वोटो खींच लो अब मोबाइल ढूंढा मोबाइल है ना अब वो मोबाइल में उन दिनों में जॉब वाला छी मेरे सारे स्कूल सारे क्लास सब कुछ ही मोबाइल में आजकल तो सारी ढूंढी रहे मोबाइल में तो अब मोबाइल है ना मेरे को चली मेरे तो मोबाइल नहीं मिला रहा है इनको क्या कहाँ निकालते ना मेरे को अरे गाड़ी में निकाला इनको ले पे अब गाड़ी तक आने है गुने ली ई गणी जहाँ कतु पैसेंजर मिल गया हुनाल कैब छी हो जहाँ को बुकिंग पर नहीं गुनाल तो इल मेरे को तू उसका तीला बुक करी गाड़ी तो तू फोन मिला द्वितीय बात करी द्वितीय बात कर फिर लास्ट में इल कह दे कि नहीं अब हाँ नंबर ब्लॉक कर दे चली नंबर ब्लॉक कर दे अब जेल तो वकील छी तो जेलिल को आई नानी से जबकि इनको मैं इनर हेड ऑफिस में फोन कर दूं हेड ऑफिस में कैब वालों को हेड ऑफिस में फोन करो इल तो वहां पर इनको यो नंबर से मोबाइल हो मेरे निजो मोबाइल रहेगा और आप ये नंबर है गाड़ी का ये बुक कर रखी थी हमने गाड़ी दोनों को ठीक से ये बात अब मगर तो जो सेकेंड अब तो बिल्कुल मले सांस मली तली सांस तली हालत खराब है कि मोबाइल नहीं मिलना मैं बोल रहा स्कूल ला कसी झूल फिर ऑनलाइन क्लास ला रनी कसी हॉल की हॉल सारे रिकॉर्ड में सारे एग्जाम में सारे एग्जाम उत्तर पुस्तिका में रिजल्ट में सारे बच्चों बायोडेटा में सब कुछ में मोबाइल में अब मेरे को कसी हॉल में मोबाइल ले बढ़िया छी +1 मोबाइल छी स्कूल को ऑनलाइन क्लास वजह ले तो महंगा मोबाइल ले रखी तो पैसे के चिंता मेहनत करी नहीं इंसान गणी तो बड़ी बहुत लागा सा कि केला हरा 10 रुपए ला हरी तो केला हरी तो ये बात अब मैं कहाँ फोन करूं मैं तो फोन कर नहीं सक मेरी चिलीला बार बार फोन करा जरा देर में एक फोन आएगा कि मैडम आप लोग कहाँ हो देखो हम तो यहीं पर हैं ये होटल में यहाँ पर रुके हुए हैं क्या था वो केची वो ब्लू सफायर ना रेडिसन ब्लू में छो हम तो गाजियाबाद में जहां पर आपने उतारा हमें ड्रॉप किया वहीं पर है हम तो ये बात अब मैं तो भगवान बड़ा हाथ ले हम तो ऐसा करनो ने एकदम उचाड़ भगवान नाम पर्स में मणि पैसे ऐसी जल्दी बेल को भगवान हो जब तो मेरा मोबाइल मिल जाओ मेरे स्कूल चल जाओ बोल बन अंदर स्कूल छुट्टी है मेरा तो अब ये बात की वो कि जरा देर में एक फोन आएगा कि आप जरा नीचे आओ अब हम 7 मंजिल में छी वहां पर उतर बेर आऊं तली वहां आऊं तो वहां बेर वो देखी पड़ा अब मैं तो देवता नामों को चैन रख जाक्षी अब वो देवता नामों को चैन मैली खत्म धरा मेल को देवता आले मोबाइल दिखा छे तो कौन फेगो नाना मैं के नी चैन मेल को नाना मतलब कनी ने कि एक बेईमानी है दिल्ली में असो अब मेरा अपन अनुभव छे कि अगर हमारी ईमानदारी कमाई छे हमारी सच्ची मेहनत पे कमाई छे तो मैं योस लागा कि वो कसी मिलगा गाजियाबाद जैसे आग में दिल्ली जैसे आग में और कैब बुक है घूमने पिछाड़ी बैठी हुई थी हम तो वो मोबाइल लिबेरू एगो अब मेल जतुला पैसियों पैसीगा
दीदी और ये बात मिर्चिल कौन कहेगी मम्मी इसकी तो लॉटरी खुल गई आज। मैंने कहा बेटा लॉटरी उसकी नहीं लॉटरी मेरी खुल गई है मेरा मोबाइल मिल गया है। मैंने कहा वो तो कोई बात नहीं हो तो मैं भगवानों को प्रसाद वहां घर जाके भी चढ़ाऊंगी। तो मतलब यह एक बहुत बढ़िया मेरा एक सकारात्मक पहलू रो दिल्ली यात्रा में रहो। दुए दिना लीजिए हम दिल्ली जा रहे छी और इतने ठुलगाटे जाएंगे नेपर तो मगर यस लागे कि महानगर मला इंसानियत छ वाले जसीला करा इल इंसान डरा मारी वापस करा जसीला करा मेरे मोबाइल तो दिल्ली जैसे आग में बिल्कुल अनजान इंसान दिल्ली जैसे आग में मेरे मोबाइल वापस कर गो और मैं तो जान बची तो लाखों पाए उ दिन बाद मैं जरा लेके झूलो पहली मोबाइल दे लो कि मेरे को संस्कार वाला तो यह एक घटना से जो मेरी यादगार है मैं कभी भूल ही नहीं सका। तो संस्कार बात है दीदी संस्कार पड़ता बहुत बड़ी संस्कार मगर तो मतलब मैं हूं जीरे चला बचरे नन्ना छीऊ और चला जो लगा छी मगे तो मैं हूं जीरे चला बचरे चला उसला को पहाड़ी नहीं जाना छी मैं को बेटा बचे रहना तुम्हारी मनोकामना ईश्वर पूरी करेंगे जो भी तुम्हारी मनोकामना है वो मनोकामना पूरी हो जाएगी ये मेरे दिल से आशीर्वाद निकल रहा है तुम्हारे लिए। तो बहुत खुशी है यह मतलब बहुत मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और यादगार घटना थी लेटेस्ट सुंदर अनुभव सुना बहुत बढ़िया वृतांत बहुत लंबे चौड़ नीला हूं अगर कोई चीज में तत्व सत्व है तो छोटी चीज ला बहुत दूर है और जो अनुभव आपको सुना मतलब आजकल यही महसूस हो जैसे ये राक्षसा प्राणु पिजड़ में बंद तोता में छे उसे आजकल हमारा प्राण यो फोन पर रह गए कि सब कुछ तो डेटा यही में रहूं तो आपको बहुत सुंदर तरीका सुना आप जो छे आज कार्यक्रम तो करीब समाप्ति और भोल होकर हमारे ललित आदरणीय ललित तिवारी जी और टाइगर जी और वरिष्ठ साहित्यकार तिलकराज जोशी जी और वरिष्ठ साहित्यकार पूरन भट्ट जी और लोगों का सुनना आज टाइम नहीं रह सकता वो भोल होगा अपन लोग अपन अनुभव सुन सकता क्योंकि यो निश्चित है रोची के 8 बजे बाद कार्यक्रम का समापन ले जाई जाओ और हम यही क्रम में हमारे यो पटला संस्थापक मोहन कीर्ति पटला संस्थापक आदरणीय मोहन जोशी जी का पटल पर बोलो उन्हें थोड़ा तबियत ठीक नहीं तो अपन वीडियो ऑफ करवे छन तो आप समापन जो प्रक्रिया है अपन आदरणीय मोहन जोशी जी से हम सादर आवेदन कर अनुरोध करनो कि आप उनका समापन और बहुत धन्यवाद दीदी 567 कार्यक्रम और 2000 वर्षक 204 ये ब्याह का आप बहुत सुंदर बड़ा यात्रा वृतांत एक से एक बड़ बेर ये कार्यक्रम में है सुंदर संचालन में आदरणीय तारा दीदी बहुत आभारी छो सब लोगों बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दे तो भोले ये क्रम जारी रहो मैं सबों आभार व्यक्त करते हुए सबको शुभ रात्रि करना प्रणाम करना जाओ धन्यवाद आपको शुभ रात्रि स्वास्थ्य शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं जोशी जी बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद ठीक हो जाओ आप लोग भोल होकर सुनाला तो थोड़ा मतलब कुछ नई अनुभव मिल जाए ठीक है जोशी जी जल्दी आप स्वस्थ हो जाएं आपकी चिंता लगी है बहुत जल्दी स्वस्थ हुआ ताकि थोड़ा सा और गति मिल जाओ बल मिल जाओ हमारे कार्यक्रम में और शोभा जाओ सर आप बड़ी दूध में गरम दूध में हल्दी डाल दे कच्चा हल्दी डाल दे पहाड़ में जल पियो और एक काली मिर्च शहद में काली मिर्च घोलवे ना जब हमन कोरोना बहुत ले हम इला काफी भर और हल्दी और वो गरम दूध ही अल्लाह आराम ठीक चुप हाँ अच्छा बस सबको प्रणाम सबको जय जय